अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा यूसुफ। साल 2018 में टीम अवाम की आवाज़ ने अपनी मेहनत और काविश के सिलसिले को जारी रखा और मकसद सिर्फ इतना कि इस माशरे को ऐसा बना सकें जहां पे हम इत्मीनान, सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजार सकें। इस सिलसिले में हमने बहुत से कामयाब ऑपरेशंस भी किए, माशरे के नासूरों को बेनकाब भी किया, मुश्किल में फंसे लोगों को मुश्किल से निकाला और मसाइल के हल को भी तलाश किया। आज साल 2018 की टीम अवाम की आवाज की काविशों पर एक नजर डालते हैं। बच्ची है। साल 2018 मतलब कहाँ जाए अभी? कानून तो यहाँ है कहाँ? टीम अवाम की आवाज। पैरों की नसें काटना, हाथों की नसें काटना, पेट का सारा सामान बाहर निकाल देना। कामयाब ऑपरेशन। 2-2 महीने की फीस एक साथ चार्ज करते हैं। क्या जजेस को 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलती है? आपको ग्रेड 22 का अफसर चाहिए जो आपको पीछे करे। एक जायजा जो 100 दिन का प्लान दिया, वो कैसा लगा? थोड़ा बहुत उनको टाइम देना चाहिए। तब्दीली आई है, लोगों की आंखें खुल गई। जो ये कहते रहे ना, हमें वो पूरा कराना है। अब तनकीद कर रहे हैं, हम उसे वेलकम करते हैं। तो इमरान खान है ना जी, ये सच्चा सुच्चा खरा बंदा है। रवां साल में हुकूमत की जानिब से एहतसाब के अमल को काफ़ी तेज़ कर दिया गया, मगर टीम अवाम की आवाज़ गुज़िश्ता सालों में करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करती चली आई है। हमारे यहाँ एक महकमा है जिसको महकमा एंटी करप्शन कहते हैं, जिसका मकसद करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है और ख़ास तौर पर वो काली भेड़ें जो कि सरकारी इदारों में मौजूद हैं, उनके खात्मे को यकीनी बनाना भी है। पुलिस डिपार्टमेंट जिसका मकसद अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। लेकिन अगर यही अनासिर, यही पुलिस एहलकार लूट मार करने लगें, अवाम की जिंदगी को अजीरन करें, तो इनके खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाना बहुत अहम हो जाता है। टीम अवाम की आवाज ने ऐसे ही एक करप्ट पुलिस एहलकार के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। ये कार्रवाई मुमकिन कैसे हो पाई, आइए देखते हैं। ये गाड़ी जहाँ रुकी है, रोक दें यहाँ। जानिब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के एहलकार इसका पीछा कर रहे थे और दूसरी जानिब से कुछ मजीद एहलकार गाड़ी में सवार अब्बास की जानिब बढ़ने लगे। अब्बास की तलाश जारी थी। इसका पीछा करते ये ख्याल गुजर रहा था कि कहीं ये शख्स भाग न जाए, इस मौके पर हमारे हाथ से निकल ना जाए। जान में जान तब आई जब ये आवाज कान पड़ी कि अब्बास को पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया है? कौन सा बंदा है? ये बंदा है? ये भाग के किधर जा रहा था? माइक निकाल इसकी वाइपर निकालो। वाइपर निकाल। पिस्टल इसके पास है और इसने बहुत भगाया ये सारे लोगों को और अब ये पकड़ा गया फाइनल। और देखिए पिस्टल लेके हथकड़ी लगाओ। आपने दिए पैसे? आपने पैसे दिए? मैं किस चीज के दिए आपने पैसे? मैं खुद आया जल्दी क्या बोलता है, मेरे को पैसा देगा, नहीं देगा मैं एसएचओ को बुलाएगा, तेरे को उठा के लेके जाएगा बच्चों का साथ। अब मसला ये था कि वो रकम भी उसके पास मौजूद नहीं थी जो उसको दी गई थी। पूरी टीम रकम की तलाश में लग गई। ये देखें सर, ये देख ये देखें, ये बिक रहा है। ये अब बात करते हैं उन मसीहाओं की जो जाली डॉक्टर्स के रूप में अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। टीम अवाम की आवाज ने साल 2018 में ना सिर्फ ऐसे जाली डॉक्टर्स की निशानदही की, बल्कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनके खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन भी किया। अफसोस की बात यह है कि ये तमाम जाली डॉक्टर्स इस एहसास से आरी हैं कि इनकी नालायकी किसी का जान लेने का सबब भी बन सकती है। आप किस हैसियत में बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या है आप? सर मेरा अपना हॉस्पिटल। जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप किस हैसियत में किसी को चेकअप भी कर सकते हैं? पता है आपको कितनी मुजरिमाना फेल है? ये जेल होती है इस बात पे? नहीं पता आपको? 15 साल से आप चला रहे हैं एक काम जहाँ से आप रोजी कमा रहे हैं। भाई आप इन्हें खोला हुआ है ना, और किसने खोला हुआ है? मोहल्लेदारों ने खोला हुआ है या किसी और ने खोला हुआ है? फिर ऊपर से आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब आप हमें बयान दे रहे हैं। किसी एक बात पे आप कभी आप कहते हैं कोई लेडी डॉक्टर आती है, फिर आप कह रहे हैं ये काम ही नहीं चल रहा, फिर आप कहते हैं 2 और डॉक्टर्स आते हैं। कोई आपकी एक ज़बान है?
आपको मिलवाते हैं डॉक्टर यास्मीन से, जो कि डॉक्टर तो हैं होम्योपैथिक लेकिन प्रैक्टिस करती हैं एलोपैथिक की। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इनके अस्पताल में डिलीवरी केसेस, फार्मेसी और लैब की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। उन्होंने मुझे एक मुफीद मशवरा ये दिया कि अगर आप 4 साल पढ़ चुकी हैं और आप में कॉन्फिडेंस है तो आप भी किसी का आसानी ऑपरेशन कर सकती हैं। इन तमाम बातों पर उनका ये इसरार कि उनसे कोई सवाल भी ना पूछा जाए। मैं आपकी इस बात से अगर, क्योंकि मैंने भी 4 साल पढ़ा हुआ है और बाकायदा एक उससे, अच्छा, मैं 4 साल में कोई भी डिग्री करके आ जाऊं, मैं बोलूं कि मैं ऑपरेशन कर लूं, ऐसा मुमकिन है? अगर आपके अंदर एतमाद हो तो। यहाँ बड़े मजे की बात सुन ले, उन्होंने कहा आप 4 साल डिग्री मुकम्मल करके आए, आपके अंदर एतमाद है तो आप ऑपरेशन कर लें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऑपरेशन करने लगूं। ऑपरेशन का मैंने आपको कहा, बहस नहीं करें। अरे भाई ऑपरेशन का मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करती, ऑपरेशन के लिए लेकर जाती हूँ। टीम अवाम की आवाज की निशानदही पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम जाली डॉक्टर्स की दुकानों को सील कर दिया। लेकिन टीम अवाम की आवाज की मेहनत यहाँ पर खत्म नहीं होती। साल 2018 में हमने पाकिस्तान को दरपेश एक ऐसे मसले को उजागर किया जिससे तालीम हासिल करने वाले बच्चे और उनके वालिदैन इंतहाई परेशान थे, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की गुंडागर्दी। अपने प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ हमने प्राइवेट स्कूल्स की गुंडागर्दी आपको दिखाई, बल्कि परेशान हार वालिदैन की आवाज भी अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। आपके बच्चे को जो तालीम दी जाती है इतनी भारी फीस लेने के बाद, आपको लगता है वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं? जितनी फीस लेते हैं उस हिसाब से उनका बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है। यानी हम लोग को इतनी फर्स्ट लगानी पड़ती है कि हम घर से इतना पढ़ाएं कि बच्चा उस पर कैपेबल हो कि वो अपना पेपर्स दे सके। वालिदैन ने ये भी बताया कि जब केस फाइल किया गया तो उनके बच्चों को इस कदर तंग किया जाने लगा ताकि वो ये केस वापस ले लें। आपको पता है कोर्ट की फीस कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और हाई कोर्ट के लॉयर की फीस कितनी होती है? हमारा गैंग ऑफ स्कूल्स की तरह जो है एक नेक्सस नहीं बना हुआ पेरेंट्स का, वो तो बड़े बड़े वकील से लेके आ गए। हमारे पास तो एक छोटा गरीब सा सस्ता सा वकील है और अब ऐसा फैसला लाएं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप मुझे बताएं इसके पैसे कौन देगा? पेरेंट्स देंगे। पेरेंट्स तो फीस के लिए लड़ रहे हैं इस वक्त कि भाई फीस ना बढ़ाओ, और हम क्या सुप्रीम कोर्ट के पैसे देंगे? जजेस से ये बात कहनी है कि आप कम से कम जून जुलाई की फ़ीस की बात तो करें। और ये स्कूल वाले हर 2-2 महीने की फ़ीस एक साथ चार्ज करते हैं। क्या जजेस को 2 महीने की सैलरी एक साथ मिलती है? डायरेक्टरेट फॉर प्राइवेट स्कूल्स ये वो इदारा है जिसको इसलिए कायम किया गया है कि अगर वालिदैन को प्राइवेट स्कूल से कोई शिकायत हैं तो उनका हल तलाश किया जाए। लेकिन ये इदारा किस हाल में है और कैसे काम कर रहा है, ये जानने के लिए टीम अवाम की आवाज़ ने अपना एक नुमाइंदा अवाम की शिकायत लेकर इनके दफ्तर में भेजा। अब वहां पर टीम अवाम की आवाज़ के नुमाइंदे और टीम अवाम की आवाज़ के साथ कैसा सलूक किया गया, आइए आपको दिखाते हैं। डीजी साहब तो वहाँ मौजूद न थे, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद थे, जिनको बताया कि चूंकि डीजी साहब हमारा फोन अटेंड नहीं कर रहे और ना ही एसएमएस का कोई जवाब दे रहे हैं तो आप हमारी उनसे मुलाकात करवा दें। लेकिन उन्होंने हमारी दरख्वास्त को खातिर में ना लाते हुए हमें वापस लौटा दिया। दूसरे दिन दोबारा जब हमारे टीम मेंबर वहां पहुंचे तो डिप्टी साहब ने उनकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया और उनका कहना ये था कि पीए से बात करें। वो इंतहाई नाला भी दिखाई दे रहे थे। हमने खुद अंदर जाने का फैसला किया। जब मैंने खुद डिप्टी साहब से सिर्फ इतना ही सवाल किया कि आप डिप्टी हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर हाँ में जवाब दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं? जी। इतना सोच के जवाब क्यों दिया कि आपकी जगह कोई और काम करता है? कहाँ जा रहे हैं? नो कमेंट। नो कमेंट्स क्या? यहाँ पे आप लोगों के लिए बैठे हैं, ये आप जा कहाँ रहे हैं? हर शख्स हैरानी से ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन उसके बाद वो अपनी सीट पर से उठे और पूरे ऑफिस के चक्कर काटने लगे। अब डिप्टी साहब आगे आगे और हम पीछे पीछे। किसने आपको ये राइट दिया कि आप लोगों से बदतमीजी करें? नहीं की, इसने कल फुटेज दिखाऊं? फुटेज दिखाऊं? कोई बदतमीजी नहीं। आप कैमरे पे देख लेना। अब आप इधर उधर घूम कर रहे हैं, हमारी बात का तो जवाब दें। बदतमीजी नहीं की तो हमारे सवालों के जवाब तो दें। आप यहाँ पे बैठ के बताएं यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? आप आवाम के लिए बैठे हुए ना, आप सरकारी तौर पे आपको यहाँ अपॉइंट किया गया है।
ना कि इसलिए कि जो यहाँ पे शरीफ लोग आए आप उससे बदतमीजी करें। इसी असना में डीजी साहब भी आ पहुँचे, जिनको देखकर डिप्टी साहब मजीद शेर हो गए। अरे बदतमीजी का जवाब नहीं बनता। जी हम समा वाले हैं, कह नहीं रहे हम समा वाले, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या भले सबूत से बात कर रहे हैं, हम सबूत से बात कर रहे हैं। नहीं तो उनके नीचे वाले क्यों बदतमीजी करें किसी से भी? आवाम के लिए इदारा बनाया हुआ तमाशा नहीं है ये। डीजी साहब से हमने उनका मौकिफ जानना चाहा, मगर उन्होंने कैमरे का सामना करने से साफ इनकार कर दिया। अब डिप्टी साहब, जिनका नाम सत्तार है, हम पर इल्जाम आयद करने लगे कि उन्होंने हमसे कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि हमारी टीम ने उनको धमकियां दी और हम ब्लैकमेलर हैं। डीजी साहब ने हमें चीजें एक्सप्लेन करना शुरू की। हमने बारहा कहा कि आप हमसे तफसीली गुफ्तगू करके अपना मौकिफ दे दें, लेकिन उनका कहना था कि उनको चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इजाजत नहीं है और इस मुतालिक एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जबकि वो सर्कुलर उन्होंने हमें दिखाया तक नहीं। उम्मीद मुझे फरा तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो, कोई पॉलिसी नजर आ रही हो, कोई सिफ्त नजर आ रही हो। परेशान तो नहीं मुल्की हालात से? नहीं परेशान नहीं, लेकिन कभी कभी दुख तो होता है ना। कानून पे अमल होता कहाँ है मेरे बच्चा? पकड़ के बंद कर देंगे, हमारी FIR काट देंगे। आता भाई में लोगों ने गोली चला दी। अच्छा क्लैपिंग से बताइए जिस चीज को समझ आ गई। 130 रुपए है। 130 रुपए में बंदा मार दिया। आखिर हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है? एक ही बेटा था मेरा। हम फांसी चाहते हैं, फांसी दे। आपको लगता है ये शौहर साथ आया था जिस वक्त चोरी हुई? छोड़ के भी गया और साथ लेके भी गया। ये तो अलग कहानी है। नहीं मैडम मैंने बोला था। सच बोलो। साल 2018 में कराची में जराइम की शरह में तो कोई खातिर ख्वाह कमी वाक़ई नहीं हुई, लेकिन डकैती, चोरी और जालसाजी के अलग अलग अंदाज जरूर सामने आए, जिन्हें अवाम की आवाज़ ने कवर किया और आप तक पहुंचाया ताकि आप खबरदार हो सकें। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि बहुत से केसेस में पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए न सिर्फ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, बल्कि उन्हें करार वाकई सजा भी दिलवाई। तो आइए आपकी याददाश्त को ताज़ा करते हैं, आपको एक ऐसा केस दिखाते हैं जिससे आप खबरदार हो जाएं कि जिन पर आप अंधा एतमाद करते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने का बायस भी बन सकते हैं। सामने हमें टेबल पे पड़ा हुआ बहुत सा सोना नजर आ रहा है, ये सारा आपने रिकवर किया इसी चोरी में, एक चोरी में? जी बिल्कुल, इसी एक ही बंगले की इन्होंने सफाई की थी। ये एक इनकी मोहतरमा होती हैं बीवी रेहाना, ठीक है, जो वो काम करती थी, अरसा 3 साल से वहाँ पे काम कर रही थी। इन्होंने वो उसकी चाबियाँ पहले वहाँ से कलेक्ट की, 2-4 दिन 5 दिन उन्होंने अपने पास रखा। जब वारदात करने गए तो वो घर से गए हुए थे। तो ये लोग, इसकी बीवी, ये शख्स, ये इसका बड़ा भाई है इसी का, अच्छा ये इसकी सास है मकसूदा, अच्छा। वो इसके साथ है, इसका साला इसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, ये सब की इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा गैंग है। ये पहले उसमें काम करते हैं, बंगलों में काम करते हैं, फिर उसके बाद इनका सफाया करते हैं। चोरी का प्लान बनाया था तो कैसे बनाया था? मैडम ये वहाँ पर काम करते थे, जब इन छोड़ दिया था 2 महीने पहले, इसको पता लगा मेरे ख्याल में वहाँ अपनी अम्मी के घर पे गया कि वो शादी पे गए हुए हैं। चाबियाँ इसके पास थी, मुझे नहीं पता था। फिर ये चाबियाँ तुम्हारी बीवी के पास थी, चाबियाँ कैसे उसके पास थी? पता नहीं मैडम, मुझे पता नहीं। जब वहाँ से मुझे फ़ोन किया, फिर बोला आ जा, मैं काम पे गया हूँ, मुझे ले जाओ। जब ले के आई ना, उसके पास ये सामान था। अच्छा, उसके पास ये सामान था। अब देखिए कि सारे का सारा इल्ज़ाम इसने अपनी बीवी पे डाल दिया। उसके पास ये सारा सामान था, तो तुमने उसको कहा क्यों नहीं कि ये तुमने गलत किया, सामान वापस कर दो? बोला गलत किया। फिर मैं डर गया था। किस बात से डर गए थे? यही डर गया था, हम गरीब लोग हैं। फिर मैंने आके ऐसे रख दिया, फिर हमारे पर केस हो गया 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अच्छा, तुम गरीब लोग हो, तुम डर गए थे, डर के तुमने सामान वापस नहीं किया, बल्कि बाथरूम का फर्श उखाड़ा और उसके नीचे दफना दिया और एक एक करके चीज़ निकालते गए, उसको बेचते रहे, अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे। मैडम तकरीबन 6000 तक मैंने निकालवाए पैसे।
ऐसा गैंग जो चंद 100 रुपयों की खातिर किसी की जान लेने से दरेग नहीं करता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जालिम दरिंदे किसी के लख्ते जिगर पर गोली चलाने से पहले इतना भी नहीं सोचते थे कि आखिर कब तक वो कराची की सड़कों पर दनदनाते फिरेंगे। इन्होंने हमारे इलाके के अंदर 3 महीने के अंदर 4 कत्ल किए दौरान डकैती। जी सर, ये हुआ था, हसन मेरे पास आया था, फिर घर के बाहर बैठ के उधर चबूतरा बने, उधर बैठ के हमने पाउडर वगैरह पिया है। उसके बाद हम चले, उसके बाद हम घूमते रहे। फिर लियारी के साइड पर अंदर का लाइट नहीं था, एक गली के अंदर जैसे में एक गली में गए तो सीधा चलते बने, लड़का बैठा हुआ था जिसको मारा है हसन ने, और लड़का बाहर ही बैठा, उसके सामने से हम सीधा चले गए। फिर आगे रास्ता बंद था तो मैंने गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमा के जैसे गली के टन आया, गाड़ी स्लो हो गई, हसन जम मार के उतरा, मेहताब भी उतरा, उधर से हसन ने जाते उससे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद हाथापाई हुई, दोनों की हाथापाई हुई। उसने गन पकड़ी। उसने क्या फेंका था बंदे ने प्लास फेंका था या कुछ फेंका, मेरे को पता नहीं, बाद में मेरे को पता चला प्लास है। अच्छा। जब मेरे काम गाड़ी प्लास किसने उठाया था? प्लास मेहताब ने उठाया था सर। अच्छा, फिर ये दोनों उसके साथ लगे रहे? जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं गाड़ी पे ही था सर। नहीं तो वो बंदा मोबाइल नहीं दे रहा था, क्यों नहीं दे रहा था, क्या वजह? मोबाइल दे दिया था। फिर क्या मांग रहे थे उससे? हाथापाई हो रहा था सर। हाथापाई हो रही? जी। फिर क्या हुआ? हाथापाई में लोगों ने गोली चला दी। एक ही बेटा था मेरा। 4 बेटी है। 4 बेटी है। अभी 8 महीने से मैं पागलों की तरह घूमती हूँ, बेटा को ढूंढती हूँ, बेटा नहीं मिलता। 9 महीना हो गया। 8 महीना चल रहा है। मेरा बेटा को इसने ऐसा हालत किया है, ये 10 मिनट के अंदर मेरे से बात करके बीबी को लेके गया। 10 मिनट बाद एक खबर आया, तुम्हारा बेटा को मार दिया। हमारे घर में तो रोज गया बेटा, रोज गया। हम फांसी चाहते हैं, फांसी दे उनको, सारे हम फांसी दे दें। साल 2018 का भयानक केस नाजो और सबा का कत्ल था, जिनको छुरियों के वार करके कत्ल किया गया और उनकी गर्दन को तन से जुदा करने की कोशिश भी की गई। इस केस को कवर करने के लिए टीम अवाम की आवाज हैदराबाद पहुंची। मकतूलीन के घर वालों, पुलिस और अहले इलाका से बातचीत करने के बाद ये भेद खुला कि इनको कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था। आखिर इनका कातिल कौन था और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात कार फरमा थे, आइए देखते हैं। नाज़ो शिकायत करती थी आपसे? जी। क्या बताती थी? बस पूरे घर की, कभी कुछ कभी कोई मारता था, कभी कोई मारता था। ससुर से भी शिकायत की हमने कि इस बच्ची को आप शादी करके लेके गए, अगर कोई ऐसा मसला है तो छोड़ दें। तो वो कहते थे नहीं सब में झगड़े फड्डे होते हैं और हम बीवियों को ऐसे ही रखा जाता है। ससुर ने बिल्कुल और सास ने बेटों का ही साथ दिया, बहुओं के ऊपर सब पे जुल्म होता है उनका। ये तमाम सवालात लेकर हम जा पहुंचे एसएसपी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह साहब के पास और उन्होंने हमें जुलाई 2017 से लेकर अब तक इस किस्म के पेश आने वाले 5 वाक़यात की तफसीलात बताई। पिछले साल से लेकर अभी तक 5 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें इस तरह से तेज़ धार आले के साथ गर्दन पर वार करके मर्डर किए गए। एंड देन देयर इज़ एन इंसिडेंट जिसमें एक ही घर की जो है ना 2 बहुएं थी जिनका अभी रिसेंटली 15 फरवरी को मर्डर हुआ है। इसमें एक का नाम नाजो है, दूसरी का नाम सबा है। तो इन ऑल इन्वेस्टिगेशन दैट वी हैव डन सो फार, क्योंकि इस तरह के मर्डर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी टिपिकल। नंबर 1 बिकॉज दे आर ब्लाइंड, नंबर 2 जो खौफ वो छोड़ जाते हैं अपने इलाके में, तो लोग जो है दे डोंट कम अप एंड गिव एविडेंस ओपनली। तो लोगों को हम अभी एतमाद दिला रहे हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस। और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं अभी, मतलब आई कैन नॉट डाइवल्ज ऑल द इन्वेस्टिगेशन हियर। साल 2018 में बच्चों के अगवा के बहुत से केसेस सामने आए। खास तौर पर सोशल मीडिया पर इस इशू को लेकर बहुत शोर मचाया जाता रहा। टीम अवाम की आवाज़ ने एक कोशिश की कि असल में ये बच्चे अगवा होते हैं या इसके पीछे कोई और मामला है।
वो आप तक पहुंचाया। ऐसे बच्चे जो गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, उनको हमारे टीम मेंबर्स ने अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो बच्चों ने क्या रिएक्ट किया, लोगों के रवैये क्या थे। ऐसे बच्चे जो अगवा हुए और उसके बाद बाजियाब भी हो गए, उनके खानदानों से भी हमने मुलाकात की। आइए इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे टीम मेंबर ने एक बारौनक जगह पर एक अकेले बच्चे से बात करने की कोशिश की। इसे झूले झुलाने का लालच भी दिया। बच्चा ना करते भी बाआसानी हमारे टीम मेंबर के साथ चल पड़ा। हैरत की बात ये कि यहाँ पर बैठे अफराद हमें बाआसानी दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि एक अनजान शख्स इनके मोहल्ले के बच्चे के पास आया, वहाँ बैठ गया, बच्चे को जेब से कुछ निकाल कर भी दिया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे टीम मेंबर इस बच्चे को लेकर चलते बने, लेकिन किसी ने पूछने की जहमत ना की कि आखिर ये शख्स कौन है और ये बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है। ये मिसाल तो आपने देख ही ली। इतने लोगों के सामने से एक शख्स बच्चे को साथ ले गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तजर्बा हमने एक और मोहल्ले में भी किया, जहां एक कदरे सुनसान गली में एक नन्ही सी बच्ची को उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठा लिया गया। छोटी बच्ची घबराकर रोने लगी तो करीब ही मौजूद एक शख्स को शक गुजरा। उसने हमारे टीम मेंबर को रोका और उससे बहस शुरू कर दी। हमने इस शख्स को शाबाश दी, लेकिन बच्ची के वालिद काफी देर गुजरने के बाद वहां पहुंचे और उन पर इस बात का कुछ ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा था। पापा 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 हेलमेट उतार। क्यों भाई? हेलमेट उतार। क्यों? कौन है बच्ची? है भतीजी है मेरी। हटा गाड़ी में से। किसकी भतीजी है? भतीजी है मेरी। कौन है आपका? बोलो चाचू। क्या सबूत है तेरे पास? भतीजी तेरी? भाई भतीजी मेरी, बात करा दूंगा। किससे बात कराएगा? भाई से बात कर लो। भाई से बात करा। क्या नाम है इसका? अरीबा। लॉक तो खोलो यार। छोड़ना लॉक को, भाग रहे क्या तू कहीं? लॉक खोलो। भतीजे मेरी, आपको बोल रहा हूँ। बात करा दे भाई से मेरी, होशियारी नहीं कर। ये लो भाई से बात करो मेरे। भाई मेरी भतीजी है। हाँ बात कर। भाई उठा नहीं रहे मेरा फोन। कहाँ रहती हो बेटा? कहाँ रहती हो? वो देख रो रही है, तू बोल रहा भतीजे मेरे, तेरे भी लगाऊं मैं मुंह के ऊपर। भाई भतीजे मेरी। कहाँ से भतीजी आ गई तेरी में? मेरी है यार। रो रही है वो। बताओ, इतने चिल्ला के बात कर रहे हो तो वो रोएगी वो। भाई हल्का रख जरा, समझ में आई? भाई हल्के तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? ख्याल कर, बात करा पहले। भाई फोन तो उठा ले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किधर लेके जा रहे हैं बच्ची? ये मेरी भतीजी है, मैं घर जा रहा हूँ लेके। भतीजी रो क्यों रही है? वो भाई चिल्ला रहे हैं, बोलने कौन है इसलिए रो रही है वो। चिल्ला नहीं रहा, नहीं इसको चिल्लाया नहीं है। ये बच्ची रो रही है और ये इसकी भतीजी नहीं है। मैं चाचू हूँ ना आपका? बताओ। वो नहीं बोल सकती भाई, वो नहीं बोल सकती, होशियारी नहीं कर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं। अच्छा ये आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं, हमारे मोहल्ले की लग रही है मेरे को बच्ची। यही गई की किसी जगह की है, पता कर लेते हैं अभी कहाँ की है ये। वालिदैन को जरा बुलाएं, कहाँ है? ढूंढ लेते हैं बच्ची को, उसको उतारें बाइक से नीचे। आप जरा बच्ची को छोड़ दें, आप बाइक से जरा नीचे उतरें। बेटा आप आओ, शाबाश। आपने तो फिक्र कर ली, लेकिन मुझे इसके वालिदैन की फिक्र हो रही है जो अभी तक देखने नहीं आए। मतलब एक मोहल्लेदार ने रोक लिया एक शख्स को बच्चे को ले जाने से, लेकिन वालिदैन कहाँ है? वालिदैन को एहसास नहीं। तो मैं सारे पेरेंट्स को आज ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें, खुदा के वास्ते। इतने छोटे छोटे बच्चों को, ये देखें हमारे गिर्द बच्चे जमा हो गए, छोटे छोटे बच्चों को आप सड़कों पर निकाल देते हैं, सौदा सामान लेने के लिए चले जाते हैं वो, और उसके बाद आपको पता ही नहीं होता आपकी बच्ची कहाँ। ये आपकी बेटी है? ये आपको पता ही नहीं है आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, कौन लेके जा रहा है? घर से बाहर आई है बस। आप आधे घंटे के बाद बाहर आ रहे हैं भाई। आधा घंटा हो गया। ये भाई साहब ना रोकते तो आज आपकी बच्ची किडनैप हो जाती। अच्छा। 12 सितंबर 2018 को नेपियर रोड पर एक मासूम बच्ची के अगवा का वाकया सामने आया, जिसमें नन्ही 8 माह की बच्ची को मां की गोद से छीनकर एक शख्स फरार हो गया। इस बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। इससे मुताल्लिक डीआईजी जावेद आलम साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। वालिदैन का ये कहना था कि 8 माह की बच्ची को एक शख्स मां की गोद से छीनकर फरार हो गया, जबकि अब्दुल कादिर नामी मुल्जिम का कहना है कि ये बच्ची उसकी मां ने खुद अपनी मर्जी से उनके हवाले की। डीआईजी साहब ने मजीद कहा कि ये तासुर गलत है कि बच्चों को कोई मुनज़्ज़म गिरोह अगवा कर रहा है, बल्कि इसके पीछे जाती रंजिश और खानदानी दुश्मनी का भी बड़ा हाथ है। आप देख रहे हैं फायजा, ये आ गई है
और इसको माँ ने और उस बाप ने पहचान लिया है और कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से हम एहतियात बरत रहे हैं। माँ ने किसी भी वजह से वो बच्ची खुद हवाले की थी। साल 2018 का दिल दहला देने वाला वाकया ज़ैनब का दरिंदगी का निशाना बनना और उसका कत्ल था। ये वो वाकया था जिसके बाद हर शख्स सोचने पर मजबूर हो गया कि इस माशरे में उसके बच्चे महफूज हैं या नहीं। आज अगर ज़ैनब वहशत का निशाना बनी है तो कल को क्या उनका बच्चा भी इस अंजाम को पहुंचेगा? टीम अवाम की आवाज़ ने ना सिर्फ ज़ैनब के कत्ल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया बल्कि इसके वालिदैन की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें उस जालिम दरिंदे को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया और इस पर अमल दरामद भी कराया गया। इस तरह एक मलून अपने अंजाम को पहुंचा। The important thing is we have to start talking about it. और सख्त से सख्त सजा दी जाए। ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें अप हो रही हैं क्योंकि हम दूसरे का दर्द नहीं समझते, उसके ऊपर क्या गुजरेगी हम नहीं समझते, उसका पेन नहीं समझते। हम बस समझते हैं कि हमारी अपनी सारी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, हम जो चाह रहे हैं वो सब पूरा हो। दूसरा जो है उसकी कोई जिम्मेदारी हमारे सर पे या हमारे कंधों पर नहीं है। अगर इस बच्ची की भी बात करें तो वो कितने आराम से उस बंदे के साथ जा रही है। दैट मीन्स कि उसका ट्रस्ट लेवल उस जो भी है बंदा उसके ऊपर होगा। अब वो उसने उसका जो भी फ़ायदा उठाया जैसे भी किया, अब उसके अंदर ऑब्वियसली जब वो ये सारा एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो उसके साथ ज़्यादती कर रहा होगा, उसकी बेहुरमती कर रहा होगा, तो उसके अंदर वो गिल्ट भी आया होगा। अब उसके अंदर जब वो गिल्ट आया होगा तो उसने उस गिल्ट को और छुपाने के लिए एक दूसरा जुर्म किया कि उस बच्ची को ख़त्म ही कर। आप मुझे बताएं, आप अपने मामलात के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं तो सऊदी अरब से थोड़ा सा इस्लामी कानून भी यहाँ ले आओ ना, कुछ छोटे मोटे कानून यहाँ ले आओ, गर्दनें काट दो चौक पर रखकर ऐसे लोगों की कि जो मेरी औलाद के साथ या मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ ये करें। उठा के चौकों पे लटका दो इनको ताकि उनको पता चल जाए कि कभी ज़िंदगी में भी हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा कर ना देख सकें। जब तक इनकी आंखें ना फोड़ी जाएंगी, जब तक इनको इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक इनके साथ वो सब कुछ ना किया जाएगा जो मेरी ज़ैनब के साथ इन्होंने किया, ये उस वक्त तक नहीं सुधर सकते। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हुक्मरान हमें मजबूर कर रहे हैं कि तुम उठो, तुम कानून लेके निकलो। मुझे लगता है कि ये कानून हमें लेना। टीम अवाम की आवाज़ ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि हमारे नन्हे और मासूम बच्चों को इस बात की तरबियत दी जाए कि बाज़ औक़ात गैरों और बाज़ औक़ात अपनों के मज़मूम मकासद से कैसे महफूज रहा जा सके। इस सिलसिले में टीम अवाम की आवाज़ ने मुख्तलिफ स्कूल्स में बच्चों और बच्चियों के ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम भी किया और इस तरह हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। अच्छा, होता ये है अल्लाह ताला ने क्या हम सबको इंसान बनाया ना, और हम सबको अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे बुरे सारे काम करते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से नहीं पता होती, लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी भी चेंज होने लगती है। साइंस पढ़ी है ना सबने? किस किसने साइंस पढ़ी है, हाथ उठाए। अच्छा, हमें जो है ना बताए, हमें जो है ना थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अच्छा, हम किन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? मदर, फादर, बड़ा बहन, भाई। अगर स्कूल में है तो टीचर से। यानी अगर हमें बाहर, घर में, शादी ब्याह में, बाजार में, स्कूल में, रास्ते में कोई भी इस तरह का कोई बंदा हाथ लगाता है तो हमें क्या करना चाहिए? चीखना चाहिए। अच्छा, चीखते कैसे? कोई चीख के दिखाएगा? सब ठीक है? अच्छा, और डरना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आपको डरा रहा है कि तुम चीखोगे या किसी को बताओगे तो ये बुरी बात है, उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी। आपको अपनी हिफाजत करनी है, ठीक है? प्रॉमिस? ओके, गुड। अच्छा, क्लैपिंग से बताइए जिस चीज़ को समझ आ गई। परेशान तो नहीं मुल्की हालात से? नहीं जी, परेशान नहीं, लेकिन कभी कभी दुख तो होता है ना। उम्मीद मुझे फर्क तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो, कोई पॉलिसी नजर आ रही हो, कोई सिफ्त नजर आ रही हो। कानून पे अमल होता कहाँ है मेरे बच्चा? पकड़ के बंद कर देंगे, हमारी FIR काट देंगे।
साल 2018 में तजावुजात के खिलाफ अमली इकदामात उठाए गए और इनमें उस वक्त तेजी आई जब चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से अहकामात भी आ गए। टीम अवाम की आवाज ने न सिर्फ इस ऑपरेशन को कवर किया बल्कि इससे मुतासिर होने वाले अफराद की आवाज भी आप तक पहुंचाई, जिसका हासिल ये हुआ कि अब हुकूमत इन अफराद को कंपनसेशन भी दे रही है। आइए आपको एक मर्तबा फिर दिखाते हैं कि कराची में कहां-कहां ये ऑपरेशन किया गया और इससे मुतासिर होने वाले अवाम क्या कहते हैं। और स्टाफ के अलावा तमाम गैर मुताल्लिका अफराद पीछे निकल जाए, गली से बाहर चले जाए। आप जी भाई, बात ये है कि ये इन्होंने एक दिन का भी नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आया। अभी बात ये है कि अगर ये लोग आज दुकानें तोड़ देते हैं, शटर तोड़ देते तो कम से कम हमें 2 दिन का तो टाइम दें आप, कम से कम 2 दिन। मतलब अभी ये होगा कि शटर तोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम लोग पूरी रात यहाँ जागते रहें। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग मतलब कहाँ जाए अभी, कोई मतलब बताओ तो सही, कम से कम कहें कि हम लोग ये करने आ रहे हैं या वो करने आ रहे हैं। अच्छा, क्या करें कारोबार का? मुझे ये बताएं, आपको किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं लगे हुए। अभी बैनर्स मैंने सदर एम्प्रेस मार्केट में अभी काम पर आते वक्त देखे कि वहाँ पर लगे हुए हैं। ये कौन से नोटिस हैं? नोटिस वो होते हैं कि मार्केट में आप हमारे पास आए, दुकानदारों के पास आए, क्यों हमें फर्दन नोटिस दें। एक मार्केट की एसोसिएशन वाले को बोले, फिर कोई ओहदेदार आए हमें बोले कि यार ये मसला है, तो फिर समझ में आता है ये कौन सा नोटिस है। करते क्या करें हम लोग जाके, भीख मांगे कहीं जाकर। 10 लाख पथारे, 10 लाख ठेला लगता है कराची शहर में। सिर्फ आप बिल्कुल बात सही कर, मेरी बात सुन रहे हैं। कानून के खिलाफ बात कर रही हूँ। नहीं, कानून के खिलाफ नहीं कर रही। कानून तो यहाँ है, कहाँ कौन सा कानून है बताओ? कानून पे अमल होता कहाँ है मेरे बच्चा? नहीं, एक मिनट, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कानून पे अगर ये अमल नहीं करते तो आपका ये नहीं करता, मैं भी करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं दिल का मरीज हूँ। अच्छा, 60 साल मेरी उम्र है। मैं किसी के बाद नौकरी करूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा मुझे बताओ? मैं एक जगह बैठ के अपने बच्चे पाल लूँ। हम लोग रोडों पे आएंगे, पथराव करेंगे, इमरान खान की सीट भी उड़ेगी। नहीं करेंगे भाई, ये हुआ मतलब तो हमें तो हम तो करेंगे, कोई नहीं करेंगे यार, क्या से करेंगे भाई? नहीं कर पाएंगे, उसमें भी हमारे पे जुल्म होगा, पकड़ के बंद कर देंगे, हमारी FIR काट देंगे। हमने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से राबिता करने की कोशिश की ताकि जाना जा सके कि इन गरीबों के रोजगार के लिए क्या कोई मुतबादिल इंतजाम है या नहीं, मगर उनका वक्त ना मिल सका। अगले दिन फिर वक्त मांगा, मगर आज भी किस्मत ने साथ ना दिया। इससे अगले रोज हम खुद वहां जा पहुंचे। वसीम अख्तर साहब तशरीफ लाए, हमने उनसे 5 मिनट मांगे, मगर आज भी वक्त नहीं था। एक मरतबा फिर मेयर वसीम अख्तर साहब से राबिता किया गया और बिलाखिर हमें वक्त मिल गया। हमने अपने और आवाम के तमाम सवालात मेयर साहब के सामने रख दिए। सबसे पहले तो ऑपरेशन शुरू किया गया, एक अच्छा अमर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शुरू किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो मुतासिर हुए, उनके बहुत से सवालात भी। एक तो ये कि 50-60 सालों से जो स्टॉल लगा के लोग बैठे हैं, वो कहते हैं जी हम क्या चोरियाँ चकारियाँ शुरू कर दें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे ये कारोबार को तबाह कर दिया गया। दूसरी बात, सनशेड्स जो लगाए जा रहे हैं उसको चालान भरते हैं कि KMC वालों को सालाना फ़ी पे करते हैं, उनको भी उतार दिया गया। फिर ऐसी बहुत सी अंदरूनी गलियां हैं बाज़ारों की जहां पर लोग सिर्फ पैदल चलने वाले होते हैं, वहाँ पर कोई रोड पे ट्रैफिक भी मौजूद नहीं होती, अंदरूनी रोड जो हैं उनको भी तोड़ा गया। तो लोगों के ये सवालात हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कोई ज़ाती अनाद है, क्या कोई दुश्मनी है जो हमें तबाह किया जा रहा है? मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और बड़ा क्लियर ऑर्डर है कि सदर और एम्प्रेस मार्केट के अंदर और बाहर फुटपाथों से तजावुज़ात जो हैं वो ख़त्म की जाए। अब तजावुज़ात में एक रिटन ऑर्डर है, एक वर्बल ऑर्डर भी है कि फुटपाथ पे जो ये शेड्स लगाए हुए हैं ये इलीगल हैं शेड्स। दुकानदार का काम ये है कि अपने दुकान के ऊपर शेड नहीं, एक नाम लगता है, उसका साइन होता है एक, ठीक है, दुकान का नाम, दुकान का ऊपर साइन होता है। दुकानदार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो 4-5 फीट शेड लगा के बाहर आ जाए सड़क तक और उस पर भी अपना नाम लगा दे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंक्रोचमेंट हो रही है उधर। आपने पूरे कराची और सदर का फेस बिगाड़ के रख दिया है, आपने एम्प्रेस मार्केट का शक्ल बिगाड़ के रख दी है। हम कराची के लोगों को फिर से वही खूबसूरत कराची देना चाह रहे हैं, वो सदर देना चाह रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं हूँ इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कमिश्नर का ऑफिस है, रेंजर्स है, पुलिस है, इसमें KDA है, इसमें वाटर बोर्ड है, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इसमें हर आदमी ऑन बोर्ड है इसमें।
साल 2018 में जनाब इमरान खान ने बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद अपने आप को 100 दिन की डेडलाइन दी और अवाम के सामने एक लाए अमल भी रख दिया। अब 100 दिन गुजरने के बाद इस लाए अमल के मुताल्लिक अवाम की उम्मीदें, तवक्कुआत, उनकी शिकायत, हुकूमती अरकान का क्या कहना है और अपोजिशन का क्या कहना है, वो भी टीम अवाम की आवाज़ ने आपको दिखाया। इस याददाश्त को एक मरतबा फिर से ताज़ा करते हैं। नए पाकिस्तान और तब्दीली का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तब्दीली सरकार के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये वो 100 दिन है जिसमें हुकूमत का अपना दावा था कि वो इदारों को सही ट्रैक पर ले आएंगे, कशकोल तोड़ डालेंगे, करप्शन का खात्मा करने के लिए इकदामात उठाएंगे और अवाम की फलाह को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी को जिंदा दिलाने लाहौर कैसे देख रहे हैं? क्या वो हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसी से मुतमईन हैं या नहीं? वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। एक्चुअली 100 दिन का प्लान जो था उनका ये मकसद था कि हम जो है ना जितने भी है ना, असल में कोई सिस्टम निज़ाम नहीं था मुल्क में, पहले माफिया बैठा था, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा का निज़ाम सिस्टम बना लें। अब ये है कि इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है, बाहर से गवर्नमेंट उम्मीद है कि पैसा वापस लेके आएगी। ये हम पूछना चाहते हैं, अभी नई हुकूमत आई है, 100 दिन का प्लान दिया था उन्होंने, कैसे गुजर रहे हैं ये दिन? ये जो है ना प्लान इनका वो नुकसानदेह है। नुकसानदेह? नुकसान कैसे? तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ परेशान हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा था हम देंगे रोजगार, बेरोजगारी बढ़ रही है बजाय काम होने के। हर जगह वो ठेले वाले बेचारे मजदूर, वो किधर जाए? हुकूमत ठीक काम कर रही है? आधी। आपने वोट अगर दिया है पीटीआई को, कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएगी? जी बिल्कुल, इमरान खान पे हमें पूरा ट्रस्ट है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह वो क्राइसिस से जो है मुल्क को ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। राय आप तक पहुंची। एक और भाई भी इन्हीं के साथ हैं, शायद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक। परेशान तो नहीं मुल्की हालात से? नहीं परेशान नहीं, लेकिन कभी कभी दुख तो होता है ना। देखिए बात यह है कि अवाम को आधी बात बताई जाती है ना, अवाम को ये भी पता होना चाहिए कि हर हमारा बच्चा 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, मेरा ख्याल है वो 2.25 हो गया जब से डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत गिर गई है। बात यह है कि हमारा जो सिस्टम, जिस तरह से पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है उसको महंगाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो पिछली हुकूमत आउट गोइंग होती है वो अपने इतने चेक छोड़ जाती है जो ऑनर नहीं हुए होते और इकोनॉमी को इस हालत में छोड़ के जाते हैं कि आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि प्राइसेस बढ़ाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी को कैसे देखती हैं और बतौर अपोजिशन लीडर उनकी क्या राय है, उन्हीं से जानते हैं। गैस के बारे में कहते थे कि जी गैस हमारी अपनी प्रोडक्ट है, उसको जो है उसके ऊपर उसकी कीमत कम होनी चाहिए। उसकी कीमत कम करने की बजाय 140% उस पर इजाफा किया और फिर मुझे ढिठाई की इंतहा ये है, कहते हैं आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, हमने फैक्ट्रीज के लिए बढ़ाई है। अब मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात है, उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर 140% आपने गैस महंगी की है, जो प्रोडक्ट बनेगी क्या वो सस्ती मिलेगी? नो। क्या उम्मीद आगे अच्छी नजर आती है कि कुछ बेहतर हो जाएगा? उम्मीद मुझे फरा तब हो जब इनकी मुझे कोई गाइडलाइन नजर आ रही हो, कोई पॉलिसी नजर आ रही हो, कोई सिफ्त नजर आ रही हो। मतलब जब ये हालत होगी और आप इस तरह पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट ग्राउंड है और ना हम जो है ना वो खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। साल 2018 तो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम नए साल में यानी 2019 में इस अज़्म के साथ दाखिल हों कि हमें अपने माशरे को बेहतर माशरा बनाना है, अपने मुल्क को ऐसा बनाना है जिसकी मिसालें दूसरे मुल्कों में दी जा सकें। टीम अवाम की आवाज़ तो अपनी मेहनत और काविश को जारी रखेगी, माशरे में बुराइयों की निशानदही भी करती रहेगी और उसको बेहतर बनाने के लिए अपने इक़दामात भी जारी रखेगी। हमारी दुआ ये है कि हुक्मरानों से वाबस्ता उम्मीदें और तवक्कुआत भी पूरी हों। इसी दुआ के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।